चैप्टर नंबर 12 है हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, व्हाई इलेक्ट्रिक सेफ्टी, इंपॉर्टेंट काजेज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स, और इसके दौरान जो इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, इमरजेंसी प्रोसीजर्स वगैरह, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। जैसे आपने फायर के अंदर देखा था कि फायर प्रिवेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंप्लाइंस विद रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए, उसके बाद इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, वर्कर्स को एक हेल्दी और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट था कि फायर को प्रिवेंट किया जाए। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मीन्स के सेफ्टी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, जो बिजली से होने वाले हादसात हैं या बिजली से पैदा होने वाले जो ख़तरात हैं उनसे प्रिवेंशन करना, उनसे बचना, इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कहेंगे। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अंदर वो स्टेप्स लिए जाएंगे, वो एक्शंस लिए जाएंगे जिनके थ्रू जो वर्कर्स वर्क प्लेस पे मौजूद हैं तो उन्हें क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। किससे, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट से। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स के अंदर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रोक्वेन हो सकता है, मीन डेथ ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेथ वगैरह हो सकती है। और इसकी वजह से जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर डैमेजेस आते हैं उनको भी प्रिवेंट करना, ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर नहीं करेंगे, वर्क प्लेस पे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, आपके बिजनेस के अंदर डिसकंटिन्यूटी आएगी, बिजनेस के अंदर लॉसेज आएंगे और आपको वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस का भी सामना करना पड़ सकता है, डेथ्स वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे अगर एक क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं और क्रेन ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल लाइंस गुजर रही हैं उनके क्लोज काम कर रही है, उससे आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, तो अब वो हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं तो उसकी वजह से पूरी क्रेन अर्थ हो जाएगी और उसके अंदर जो पर्सन बैठा होगा उसकी डेथ वगैरह हो जाएगी और आसपास जो वर्कर्स हैं उनको भी वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह लग सकता है। और क्रेन के अंदर आपको पता है कि ऑयल वगैरह मौजूद होता है जिसके ऊपर वो चलती है, उसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट भी हो सकता है, वहाँ पे आग भी लग सकती है। मतलब अगर आप एक क्रेन को सेफ्टी डिस्टेंस के ऊपर नहीं रख रहे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डेंजरस अक्रेंस हो सकती है। अंडरग्राउंड आपकी वायर्स मौजूद हैं, जो कि हमने हैजर्ड्स के अंदर देखा था कि आपकी अंडरग्राउंड वायर्स वगैरह मौजूद होती हैं। अगर अंडरग्राउंड वायर्स को आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और विदाउट आइडेंटिफिकेशन आप उन वहाँ पे डिगिंग का काम शुरू कर देंगे, एक्सकेवेशन का काम शुरू कर देंगे, तो जो आपकी मशीन वगैरह एक्सकेवेटर है या आप जो डिगिंग का काम कर रहे हैं उसके दौरान वो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स हैं वो आपके कंटेक्ट में आ जाएंगी और जब वो आपके कंटेक्ट में आएंगी उसकी वजह से भी वर्कर्स की डेथ वगैरह हो सकती है और जो सवेयर इंजरीज वगैरह भी हो सकती हैं। तो इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है कि जब भी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम मौजूद है उसको प्रॉपर्ली आप आइडेंटिफाई करें और उससे प्रिवेंशन के जो मीन्स हैं उनको यूज़ करें और उसके बाद वहाँ पे आप क्या करेंगे, काम करेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों है, आज अगर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड को देखा जाए तो हमारी जितनी भी टूल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके ऊपर चल रही हैं, बिजली के ऊपर चल रही हैं। रूम के अंदर बैठे हैं तो लाइट्स वगैरह चल रही हैं, उनके अंदर भी बिजली मौजूद है, फैन चल रहे हैं उनके अंदर भी बिजली मौजूद है। इवन कि आप सुबह उठते हैं उसके बाद रात को सोने तक आपका डेली के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ के अंदर जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं तो उनमें 70 to 80% टूल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही रन हो रहे हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को इंश्योर नहीं करेंगे अपने घरों के अंदर, ऑफिसेज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर और जो आपकी इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर, तो इसके अंदर फिर वहाँ पे सीरियस हैज़र्ड का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्निंग हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फर्टिलिटीज़ भी हो सकती है और डेथ्स वगैरह भी हो सकती हैं। ये जो डेंजरस इंसिडेंट्स होते हैं तो ये आपको जस्ट आपको वहाँ पे इंजर्ड नहीं करेंगे, आपको फाइनेंशियल लॉसेस का भी बायस बन सकते हैं, आपके बिजनेस की डिसकंटिन्यूटी का भी बायस बन सकते हैं और आपकी जो इमेज है उसको भी ये क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल हम किन किन चीज़ों के बारे में देखेंगे कि मेन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, उनके लिए कौन से एक्शन लेने चाहिए, मेंटेनेंस कैसे करनी है, इलेक्ट्रिकल लाइन जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं या अंडरग्राउंड केबल्स हैं उनको किस तरह आपने चेक करना है, उनको किस तरह आपने कंट्रोल करना है और चेक लिस्ट के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट चीज़ों को चेक करना है उनके अंदर चेक लिस्ट के अंदर आपकी कौन से पॉइंट्स मौजूद होने चाहिए और कुछ हैं अवॉइडेबल जो एक्सीडेंट्स हैं उनकी एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे। मेन इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स कौन से हैं, इसके अंदर सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड मेन के जो आपका बिजली की वजह से पैदा होने वाला ख़तरा,
जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो उसके अंदर सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक बंदा उस लाइव पार्ट के कंटेक्ट में चला जाता है उसे शॉक लगता है। अब वो शॉक जो होगा वो डिपेंड करेगा कि वो वायर के अंदर करंट किस लेवल का मौजूद है। अब एक चार्जर है, चार्जर के अंदर अगर वो वायर आप पकड़ते हैं उसके साथ जो करंट लगेगा वो कम होगा, लेकिन उसी की जगह आप मेन वायर को पकड़ते हैं जो कि आपके बोर्ड के अंदर मौजूद है उसकी वजह से ज़्यादा, और उसी की जगह आप क्या करते हैं जो आपके पावर प्लग के अंदर वायर यूज़ हुई है तो उसको अगर पकड़ते हैं तो उसकी वजह से और सवेयर शॉक लगेगा। अब उसी की जगह हम जो आपके पोल लगे हुए इलेक्ट्रिकल पोल उसकी वायर को अगर टच कर लेते हैं तो उसकी वजह से और वहाँ पे सवेयर शॉक लगता है। अब इनके अंदर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटी है, जो इलेक्ट्रिकल लोड है, पावर है, उसकी जो वहाँ पे बेसिस है उसकी बेस पे ही है ये जो आपके शॉक के अंदर डिफरेंसेस आ रहे हैं। सेकेंड चीज़ आ जाती है फायर फ्रॉम फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर इंस्टॉलेशन। अब आपको पता है कि अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन जो है वो प्रॉपर अगर क्वालिफाइड पर्सन नहीं है और वो वायरिंग करता है तो थोड़ी देर के बाद फॉर एग्जांपल आपसे वायरिंग करवा देते हैं इस रूम की, तो क्या होगा, जस्ट लाइट नहीं ऑन होगी पूरी बिल्डिंग रोशन हो जाएगी। ऐसा ही है, क्यों, आपने एक ही वायर को शुरू किया होगा और एंड तक उसी को घुमा घुमा के सारे सर्किट्स कंप्लीट किए होंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होगा और वर्क प्लेस पे सही रोशनी हो जाएगी और उस रोशनी के अंदर हो सकता है कि आप भी रोशन हो जाएं अगर उसके पास हैं। उसके बाद एक्सप्लोजन काज बाय अनसूटेबल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स। अगर आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स जो सूटेबल यूज़ नहीं करते उसकी वजह से ब्लास्ट भी हो सकता है, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसे बैटरीज वगैरह हैं, अगर बैटरी को ओवरलोड करेंगे वो ब्लास्ट कर जाती है। कोई और ड्रिल मशीन है उसको ओवरलोड कर देते हैं, ब्लास्ट कर जाएगी। कोई और मशीन है उसको जो वेल्डिंग ऑपरेटर्स है उसको ओवरलोड कर देंगे, वो ब्लास्ट कर जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। उसके बाद आपके जो स्टैटिक इलेक्ट्रिकल इग्निटिंग फ्लेमेबल वेपन्स और डस्ट, फॉर एग्जांपल इन स्प्रे पेंट बूथ्स, अगर ये बोर्ड के अंदर कोई आपकी वहाँ पे तो हल्की फुल्की भी स्पार्किंग हो रही है और वहाँ पे आप पेंट कर रहे हैं स्प्रे के थ्रू, उसकी वजह से भी आग लग सकती है। तो ये कुछ मेन हैजर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं जो एक वर्कर को मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे और मोस्टली वर्क साइट पे देखने को मिल रहे होते हैं, इनके साथ उसे सामना करना पड़ता है। अब इसके अंदर एक्शन क्या लेंगे, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनसे बचने के लिए आप कौन से इकदाम करेंगे, कौन से स्टेप्स लेंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने असेसमेंट करनी है कि जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं वो किस लेवल के हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्शन लेंगे। इसके अंदर क्या क्या देखेंगे, हु कुड बी हार्म्ड बाय देम, इलेक्ट्रिकल जो आपके हैजर्ड्स मौजूद हैं उनकी वजह से किस बंदे को नुकसान पहुंच सकता है। अब हर एक बंदे को इलेक्ट्रिकल करंट तो नहीं ना लगेगा, शॉक तो नहीं लगेगा, उसी पर्सन को लगेगा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज़ करेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट कोई काम करेगा या इलेक्ट्रिसिटी के पास कोई काम करेगा, उस पर्सन को वहाँ पे हैजर्ड मौजूद होता है। इसलिए पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लोग हैं, कौन जिनको इस इलेक्ट्रिकल जो हैजर्ड है उसका सामना करना पड़ सकता है। हाउ द लेवल ऑफ रिस्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश, उसके अंदर जो रिस्क कितना मौजूद है, लेवल ऑफ हार्म कितना मौजूद है। जैसे हमने कल हैजर्ड और रिस्क के दरमियान डिफरेंस देखा था, हैजर्ड हमने देखा था कि जस्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ हार्म है कि वो आपको कैपेबिलिटी रखता है कि नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन रिस्क दो चीज़ों का कम्बिनेशन आएगा कि चांसेस कितने हैं कि कोई एक्सीडेंट होगा और उसके अंदर आपको इंजरी किस लेवल की आएगी, किस लेवल का नुकसान पहुंचेगा। इन दोनों चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिस्क लेवल आएगा। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल शॉक की मल्टीपल एग्जांपल दी हैं, आपको मैंने स्मॉल केबल से लेके हाई वोल्टेज वायर की एग्जांपल दी है। अब इसके अंदर एक चार्जर की केबल को पकड़ना आपके लिए इतना रिस्की नहीं है, उसी की जगह अगर आप बोर्ड में से इलेक्ट्रिकल वायर को पकड़ेंगे वो ज़्यादा रिस्की है। और पोल के ऊपर विदाउट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट काम करेंगे उसमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। नीचे वाला बंदा बारबेक्यू से इजीली मिल जाएगा, बस मसाला लगाना है और खा लेना है। तो अब इसके अंदर जो आपका रिस्क लेवल है वो डिपेंड कर रहा है कि जो आपका चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के कितने हैं और उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस कितने हैं। जितनी ये चीज़ इंक्रीज करती जाएगी उतना ही रिस्क लेवल आपका इंक्रीज करता जाएगा। द प्रिकॉशंस टेकन टू कंट्रोल दैट रिस्क, कौन सी एहतियाती तदबीर हैं जो आप लेंगे और इस रिस्क को कंट्रोल करेंगे। इन तीन चीज़ों को क्या करना होता है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर देखना होता है कि आप किस तरह रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा रिस्क, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से जो रिस्क है। क्यों आपका क्या था, अच्छा आया नहीं है तो काम नहीं करेंगे तो क्लासेस तो ऐसे ही होंगी।
अभी मैंने आपसे चैप्टर नंबर 11 पूछा नहीं है, इनसे वो भी पूछ चुका हूँ। कल मैं अगेन पूछूंगा, बैठ जाए। तो कल ना आया तो फिर आगे जितने दिन क्लासेस है ना खड़े ही रहेंगे। फ्राइडे रखो, उसके बाद ईद के बाद जब तक नेक्स्ट टेस्ट होता और उसको क्लियर कर देते, यही चलता रहेगा। अब इसके अंदर जो रिस्क असेसमेंट है, तो रिस्क असेसमेंट के अंदर आपने टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको कंसीडर करना होता है कि कौन सा यूज़ कर रहे हैं, और द वे इन विच इट इज़ यूज़, और कौन से इन्वायरमेंट के अंदर उसे यूज़ किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के अंदर अब एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन को अगर बारिश के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा हज़ार्डियस है, ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं लेस हज़ार्डियस है। उसको आप ऐसी जगह पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे लाइट लेवल लो है, हज़ार्डियस है, लाइट लेवल इक्वल है, कोई नॉर्मल है। अब इसके अंदर वो आप चेक करेंगे जब भी आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, कौन सा टूल कौन से इन्वायरमेंट के अंदर और कौन यूज़ कर रहा है। कौन का मतलब आप यूज़ कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल पर्सन यूज़ कर रहा है। अब दोनों के अंदर भी डिफरेंस आएगा। एक जो बंदा फ्रेश है, जो अनस्किल्ड है, वो पर्सन जब किसी चीज़ को यूज़ करता है, और एक पर्सन जो कि प्रॉपर ट्रेंड है, कम्पिटेंट है, वो यूज़ करता है, दोनों के अंदर डिफरेंस होगा। दोनों के अंदर जो एक्सीडेंट के चांसेस डिफरेंस होंगे, और वहाँ पे जो इंजरी लेवल है उसके अंदर भी डिफरेंस आएगा। तो इसीलिए जब भी आपने रिस्क असेसमेंट करनी होती है, तो रिस्क असेसमेंट के अंदर ये चीज़ें भी आपने वहाँ पे चेक करनी होती हैं। तो इसके अंदर देखेंगे कि जो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, तो क्या वो उन कंडीशन के लिए अंदर सूटेबल हैं या नहीं है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग और लाइट लेवल के अकॉर्डिंग क्या वो जो आपका टूल है वो आपका कंपैटिबल है या नहीं है, सूटेबल है उसका काम के लिए कि नहीं। एंड ओनली यूज़ फॉर देयर इंटेंडेड पर्पज, क्या वो जिस काम के लिए बना है उसी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बाज़ औक़ात टूल बना हुआ किसी काम के लिए होता है और यूज़ किसी काम के लिए हो रहा होता है, उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या हो जाता है, हैज़र्ड होता है, वहाँ पे इंजरी वगैरह हो रही होती है। अब अगर वेट सराउंडिंग वगैरह के अंदर या लो लाइट लेवल के अंदर आप करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो आपके पास इक्विपमेंट है वो हज़ार्डियस हो जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट वगैरह हो जाएंगे, स्पार्किंग वगैरह हो सकती है और आपको करंट वगैरह भी लग सकता है। तो नेक्स्ट आ जाती है कि अब इसके अंदर जो आपका एक्शन होगा, एक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो कि इसकी वजह से आपके नुकसान उन्हें पहुंच सकता है, इंजरी हो सकती है, उसके बाद किस लेवल का पहुंचेगा, और थर्ड कि आप कौन से कंट्रोलिंग मेजरमेंट्स वगैरह लेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, ये आपका एक्शन लेवल आ जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस आ जाती है। मेंटेनेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म, वर्किंग फॉर्म के अंदर लेके आना। अब जैसे आपका बाइक है, बाइक की मेंटेनेंस क्या है, ऑयल चेंज करवाना, ब्रेक के उसके बुशेज़ वगैरह रबड़ वगैरह चेंज करवाना, वायर केबल्स वगैरह के अंदर कुछ इशू आ जाता है उसको ठीक करवाना, उसके बाद उसका जो इंजन वगैरह है उसकी ट्यूनिंग वगैरह करवाना, टायर को चेंज करना, यही उसकी मेंटेनेंस है। अगर इसको टाइम टू टाइम आप कर रहे होंगे तो बाइक आपकी क्या होगी, वर्किंग कंडीशन के अंदर होगी। अगर इसको आप नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, किसी भी टाइम पे आप दोनों हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं, वो अपने हॉस्पिटल, आप अपने हॉस्पिटल। उसका हॉस्पिटल कौन सा है, मैकेनिक है, और आपका कौन सा है, डॉक्टर्स है। तो अब इसके अंदर जो मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस के अंदर जब आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस क्या है। आप अक्सर देखते हैं कि जो वायर्स होती हैं तो वो स्पेसिफिक टाइम तक अच्छा काम कर रही होती हैं, उसके बाद आप देखते हैं उनके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो आपकी जगह जगह डैमेज हुई होती हैं। उसके बाद अगर आपका सिस्टम है, आपके जो बोर्ड्स हैं घरों के अंदर देखते हैं, आप क्या करते हैं कि मोस्टली आप बोर्ड्स के अंदर वो चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उसके कंपैटिबल नहीं होती हैं और वो मेल्ट हो जाते हैं, सॉकेट्स वगैरह ख़राब हो जाती हैं, बटन आपके बार बार यूज़ हो रहे होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते या वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद जो वायर्स वगैरह हैं, बाज़ औक़ात पैसे बचाने के चक्कर में आप क्या करते हैं, लोकल वायर्स यूज़ कर लेते हैं, वो हैवी लोड को बियर नहीं कर पाती, और ये सारे आपके लिए क्या होते हैं, खतरात होते हैं। अभी उनकी मेंटेनेंस क्या होगी, एक कॉम्पिटेंट पर्सन आएगा और वो वहाँ पे क्या करेगा, आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वो करेगा। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट प्रॉपर नॉलेज रखता है। तो जब वो पर्सन काम करेगा तो वो आपको वो चीज़ें वहाँ पे रिकमेंड करेगा जो कि आपके यूज़ के लिए और आपके फ्यूचर के लिए क्या होंगी, सूटेबल होंगी। और सेकंड चीज़, उसके बाद जो मेंटेनेंस आएगी कि कोई भी अगर आपकी डैमेज टूल है तो उसको वापस रिपेयर करना, उसको वहाँ पर रिमूव करना, कोई भी जो डैमेज चीज़ है उसको यूज़ ना करना। तो अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है कि जो कि आपके प्लग्स वगैरह या कनेक्टर जो हैं वो जो डैमेज हैं उनको रिपेयर वगैरह करवाना, जो केबल्स हैं जिनके रिपेयरिंग की ज़रूरत है या टेप वगैरह उनके ऊपर लगाई गई है। बाज़ औक़ात आप खुद टेप लगा लेते हैं केबल्स के ऊपर, और वो टेप आपने लगाई कैसे होती है,
दो तारें होती हैं, बस हल्की सी एक पे ऊपर लगाई होती है, उसी से दूसरे के ऊपर घुमा ली और थोड़ा सा करंट तेज़ गुजरा तो वो अंदर से टेप मेल्ट हो गई और वो आपस में जुड़ गई। तो अब इसके अंदर जो टेप होती है वो मोस्टली क्या कर रही होती है, आपकी गलती को छुपा रही होती है, लेकिन ख़तरे का भी बायस होती है। उसको भी आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है कि उसके अंदर कोई इंटरनल जो वायर्स वगैरह, बाज़ औक़ात आप क्या कर देते हैं, पूरी केबल को प्रॉपर कवर नहीं करते, कुछ उसमें से वायर के पीस जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, उसकी वजह से करंट लग सकता है। और इनकी वजह से अगर किसी वायर के ऊपर अगर वहाँ पे आपको मार्किंग नज़र आ रही है, ब्लैक स्पॉटिंग नज़र आ रही है या वो आपको चिपकी हुई नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो ओवरलोडिंग की गई है और उसके अंदर जो अब आपके डैमेजेस आ चुके हैं वो अपनी वर्किंग कंडीशन के अंदर प्रॉपर नहीं है। तो इसकी जो रिपेयरिंग है कॉम्पिटेंट पर्सन से करवानी है जो कि तमाम नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज वगैरह रखता है। और उसके अंदर आपने कुछ और डैमेजेस वगैरह को चेक करना होता है, जैसे कि आपके पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं, उनकी ये जो आपकी वायर्स वगैरह होती हैं, इन वायर्स को आपने प्रॉपरली जो इनके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से आपने मोस्टली देखना होता है। यहाँ पे अक्सर क्या हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं या आप तार को खींच के उतार रहे होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे डैमेजेस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद आपने कंसीडर करना है कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह यूज़ हो रहे हैं उनको प्रॉपर्ली टेस्ट करें, कॉम्पिटेंट पर्सन वगैरह चेक करें और देखें कि उनके अंदर कोई डैमेजेस वगैरह नहीं है। और HSC भी आपको कुछ गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप इन्वायरमेंट के अंदर जो लो रिस्क इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं, और साथ वो आपको कहता है कि जितनी भी आपकी इंस्टॉलेशन है उनको प्रॉपरली फिक्स किया जाए। मीन आपके जितने भी इंस्टॉलेशन हैं उनके अंदर जो डेटरेशन है, जितने भी डेंजर है, ख़तरा वगैरह मौजूद है उसको कम किया जाए, और उसके अंदर जो सर्किट्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर कवर किया जाए, और जो कंज्यूमर यूनिट्स हैं उनको भी कवर किया जाए। जो लाइट स्विचेज़ हैं, सॉकेट्स हैं, वायरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, तो इनको भी आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है। बाज़ औक़ात इनके अंदर भी डैमेजेस वगैरह आ जाते हैं और नॉर्मली इन चीज़ों को आपने कॉम्पिटेंट पर्सन से ही करवाना होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपका ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल लाइंस आ जाती हैं, तो इनके लिए क्या करना है, जो कि एग्जांपल मैंने आपको पहले दी थी, ओवरहेड जो कि आपकी क्रेन अगर वहाँ पे काम कर रही है और ऊपर से तारें गुजर रही है, या आप किसी पोल के ऊपर जाके काम कर रहे हैं, आपके सर के ऊपर कोई वायर गुजर रही है और आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं मैं अकड़ के काम करूँगा और सीधे हो गए और सर आपका तारों के साथ लगा, तो बिल्कुल उसके बाद वायर जो करंट था उसने आपको कभी भी झुकने नहीं दिया। ऐसा ही होता है, करंट जिसको लगता है उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, उसके बाद उसमें झुकाव नहीं आता। तो इसी तरह अगर आप ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइंस को वहाँ पे एग्जामाइन नहीं करेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, उसकी वजह से ये इश्यूज़ भी वहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो जब भी आपने काम करना होता है किसी भी ओपन इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी जगह पे, वहाँ पे ओवरहेड जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं उनको, उनसे अपने आप को अवेयर रखना है, उनका ख़तरा वहाँ पे मौजूद है। और जब भी कोई मशीनरी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करनी है वो उसके टच के अंदर ना आए। उसके बाद कभी भी आपने सीढ़ी वगैरह, क्रेन या टिपर वगैरह, लॉरी वगैरह को यूज़ करते हुए इनके इतना क्लोज नहीं जाना कि जो आप उसके साथ कंटेक्ट में आ जाएं। और जब भी आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप उसके कंटेक्ट में आ सकते हैं, लाइन ऑनर से बात करके तो आपने इलेक्ट्रिकल करंट को वहाँ पे क्या कर देना है, बंद करवा देना है शॉर्ट टाइम के लिए। या फिर आपने RCD जो आपकी डिवाइस होती है जो कि आपके शॉर्ट एरिया के अंदर जो करंट को रोक देती है, उसको आपने यूज़ करके तो उसके बाद अपनी करंट वहाँ पे वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अंडरग्राउंड केबल जो कि एक्सकेवेटर की एग्जांपल दी थी, जब भी आपने कोई काम करना होगा, चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी हमने देखा था कि आपने क्या करना होता है कि जो जेनी स्कैनर है, जो आपकी कैट वगैरह ये डिवाइसेस होती हैं आपके पास, जो क्या करी होती है, यूज़ की जाती हैं जब भी आपने अंडरग्राउंड केबल्स वगैरह को वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, तो उसको अपने यूज़ करके तो वहाँ पे आपने काम करना होता है। अब जो चेक लिस्ट है, चेक लिस्ट मीन जो वर्क प्लेस पे आप इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स या रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उनके बारे में जो चेकिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि जो आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं कि वो सेफली यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उनको मिस यूज़ तो नहीं किया जा रहा, उनको ओवरलोड तो नहीं किया जा रहा। खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। स्टॉप यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इमीडिएटली इफ इट अपीयर टू बी फॉल्टी। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपको फॉल्टी नजर आ रहा है, डैमेज नजर आ रहा है, उसको आप यूज नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल करना रोकेंगे। मेक श्योर इनफ सर्किट्स आर अवेलेबल। जब भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो एक ही सॉकेट को आपने ओवरलोड नहीं करना, आपने वहाँ पे इंश्योर करना है कि मल्टीपल सॉकेट्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं ताकि वो ओवरलोड ना हो। इंश्योर करना है कि नो ट्रेलिंग केबल्स दैट कैन कॉज पीपल टू ट्रिप और फॉल, कि कोई तारें इस तरह रास्ते में नहीं पड़ी हुई हैं, ट्रेलिंग केबल जो कि आपके रास्ते में पड़ी होती हैं, जो कि वर्कर्स गुजर रहे हैं उनका पाँव अटक के गिर जाते हैं, इस तरह की कोई केबल तो वहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद इंश्योर एवरीवन लुक फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स। इंश्योर करना है कि हर एक पर्सन जो वहाँ पे काम कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को देख के, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको कंट्रोल करने के बाद काम कर रहे हैं।
चेक शुड बी मेड अराउंड द जॉब। अब और आपने देखना है कि जो इलेक्ट्रिकल साइट, जो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड आपके मौजूद है जॉब साइट पे, उनको वहाँ पे प्रॉपर्ली चेक किया गया कि नहीं किया गया। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आउटसाइड किसी पर्सन से लाए गए हैं जो कि काम के लिए, वो आपके वर्किंग कंडीशन के अंदर हैं या नहीं है, वो इंस्पेक्टेड है या नहीं है, उनको भी आपने प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट करना है। विदाउट इंस्पेक्टिंग आप उनको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद कंसिडर RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस। इसको आपने क्या करना है कि जब भी आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई इक्विपमेंट्स वगैरह या स्पेशली व्हेन वर्किंग आउटडोर आप इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे RCD डिवाइसेस वगैरह को जो आपने देख लेना है, जो कैपेसिटर्स वगैरह कुछ यूज़ हो रहे होते हैं और इस तरह कुछ आपकी डिवाइसेस होती हैं जो कि करंट को अपने अंदर कैरी कर रही होती हैं। बिजली बंद हो जाती है लेकिन इनके अंदर करंट मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फ़ैन है ना, पीछे से लाइट बटन ऑफ कर दें, इस फैन को खोलें, कैपेसिटर को पकड़ के देख लें, एक अच्छा सा वो शॉक आपको दे देगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, रेजिडुअल करंट मौजूद है। कैपेसिटर मोस्टली क्या करता है, अपने अंदर कुछ करंट रिमेनिंग रख रहा होता है। तो इन चीज़ों को क्या करना होता है, आपने वर्क प्लेस पे चेक करना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने वर्क प्लेस पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट पूछ रहे हैं?